और हमारे साथ इस वक्त तमाम मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। आपको एक बार उनसे इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। मंजू सेठ जो कि एक्स डिप्लोमेट है, आपका भी स्वागत है मैम। मेजर जनरल रिटायर्ड AJB जैनी साहब डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ वो भी हैं। सल्यूट सर, सलाम। और साथ ही अमित कुमार हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं अमित का ही रुख करना चाहती हूँ। अच्छा अमित, क्योंकि कुछ एक अपडेट वो हमारे साथ यहाँ पर रखना चाहते थे, लेकिन शुरुआत में जैनी साहब आपसे करती हूँ। अभी आपने सुना मोदी जी को, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी क्योंकि लगातार यही सवाल किया जा रहा था कि आप मौन क्यों हैं, कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो बलिदान है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके मायने क्या समझते हैं आप? देखिए, मैं तो ये बात कहूंगा, जैसे कल से डिमांड हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर जी क्यों नहीं बोलते हैं, रक्षा मंत्री क्यों नहीं बोलता है। हर एक बात के ऊपर में प्रधानमंत्री जो कि सबसे उच्च अधिकारी एग्जीक्यूटिव अफसर हैं हमारे देश के, हर एक बात पे उनको बयान देना, हर एक बात पे उनको जवाब देना आवश्यक नहीं है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, पूरा एक सिस्टम चेन बना हुआ है। हमारा एक PI डिपार्टमेंट है, हमारा एक आर्मी का डिसेमिनेशन डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री का डिसमिशन डिपार्टमेंट है। अगर वो कोई खबर देते हैं तो वो भी खबर मानी जाती है। जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री खुद ही अपने मुंह से बोले। लेकिन बात वहां पे आते हैं जहां प्रधानमंत्री जी ने बोला, ये पहली बार हमने नहीं सुना है कि हमारे जवानों की शहादत जो है ये व्यर्थ नहीं जाएगी। ये पाकिस्तान के प्रति भी हम लोगों ने 6 बार सुन लिया, 5 बार सुन लिया। अब बात यह आती है साफ साफ कि ये जो चाइना के साथ में जो हुआ है, ये सिलसिला हुआ है, ये एक किस्म का हमला है। ये हमारे ऊपर एक विश्वासघात है, क्योंकि इतने सारे एग्रीमेंट्स हैं चाइना के साथ में। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट है, अमन चैन का एग्रीमेंट है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का एग्रीमेंट है। इन सबको तोड़ते हुए चाइना ने ये घुसपैठ करके हमारे इलाके में आया। वो इलाका जो कि 1962 से लेके अभी तक उसमें कोई घुसपैठ नहीं थी, और वो माना हुआ था कि वो LAC का हमारा वाला हिस्सा है। 6 तारीख को जब वो मीटिंग हुई है तब ये भी मंजूरी हुई कि हम लोग पीछे हट जाएंगे। पीछे हटने का बहाना करके और उसके बाद में पलट के आके हमारे जो हमारे सिपाहियों के ऊपर, हमारे अफसरों के ऊपर में घात डालना और इस किस्म के एक शर्मनाक तरीके से डंडे और लोहे के रॉड से उनको मारना और हत्तम-पाई करना, ये एक बहुत शर्मदायक हादसा हुआ है। तो ये अब एक बात कहां पे आती है कि जो ये पुराना हिंदी चीनी भाई भाई का मामला खत्म हो गया था, हमने दोबारा उसको जो है वुहान में और अमरावती में और झूला झूल के और गले लग के हमने फिर हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारे एक रक्षा मंत्री थे 1990 के दशक में, जिन्होंने पार्लियामेंट में खुल के जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था, चाइना इज आवर एनिमी नंबर 1। चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1 है। पाकिस्तान जो है ये एक फोबिया है, ये हमारा एक फिक्सेशन है। हम उस बात को भूल गए। और भले फर्नांडिस साहब, बिल्कुल अफसोस इस बात का ही हो रहा है सर कि इस वक्त जिस बात को हम कोस रहे हैं कि 1962 में उस समय पे हम हिंदी चीनी भाई भाई करते रहते थे, और फिर दोबारा हम वो जिस बात को लेकर कोसते रहते थे उसी चीज पर अब दोबारा आ गए। हर बार हम लोग पीठ में चीन से छुरा ही लगवाते आ रहे हैं। और अब इसका इलाज क्या होना चाहिए, किस तरह से फर्मनेस हमको अब दिखानी होगी, और ये जो बलिदान है ये व्यर्थ नहीं जाएगा, इसके मायने आखिर क्या है, इसी पर रहेगी चर्चा जारी। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत चीन सेना के बीच बैठक जारी है। दोनों सेना के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत इस वक्त हो रही है। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर अमित कुमार इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, क्या अपडेट? देखिए, कल भी दिन भर बातचीत का दौर जारी था, और तमाम जो पहलू थे जिसको लेकर क्योंकि भारत बार बार ये कहा कि जो भड़काने का काम है, जो हमला करने का काम है, चीन ने किया था। वही चीन ये बार बार कह रहा है, तमाम जो प्रोपेगेंडा उनके जो तंत्र हैं उसके जरिए ये जताने की कोशिश की जा रही है कि भारत ने सीमा लांघ करके उनकी सीमा में घुसा और हमला हुआ। तो आज मेजर जनरल लेवल की बातचीत हो रही है। कोशिश यही है, दो लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर कोशिश है कि वहां पर भी शांति हो, कहीं जो माहौल है बेहतर बनाया जाए, और सैनिक लेवल पे। लेकिन मैं एक चीज सिर्फ साक्षी कहना चाहूंगा कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने हालांकि कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों की बैठक में जो एक लाइन कही, अगर आपको याद हो, उन्होंने ये कहा कि जो
शहीद हुए हैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कुछ इसी तरह की बात उन्होंने कालीकट में कही थी जब उरी में आतंकी हमला हुआ था 16 सितंबर को, और इसके बाद कालीकट में बीजेपी की कार्यकारिणी थी और उसमें नरेंद्र मोदी ने ये कहा था, प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि बलिदान नहीं जाएगा। उस वक्त भी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी और एक करारा जवाब पाकिस्तान को दिया गया था। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब इतना एक तरह से अग्रेसिव के साथ उन्होंने बात कही कि हम उकसावे में नहीं आते, अगर आप उकसाएंगे तो उसका करारा जवाब देंगे। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द ही जो बात बार बार कही जा रही थी कि जवाब कब मिलेगा, बदला कब मिलेगा, तो मुझे लगता है वो जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि तभी प्रधानमंत्री मोदी ने इतने खुलकर ये बात कही कि जो बलिदान हुए हैं उनका बलिदान, जो शहीद बलिदान हुए हैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जी अमित, इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार साहब मौजूद हैं, साथ ही मंजू सेठ जी हैं जो कि एक्स डिप्लोमैट हैं, और मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी साहब भी हैं। मंजू जी, जैसे यहाँ पर बात हो रही है कि डिप्लोमेसी का भी इशू अब यहाँ पर आ गया है, मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये जिस पूरी जो सीमा है उसको लांघ दिया है इस वक्त चीन ने, जहां पर लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, वहां पर डिप्लोमेसी की कोई गुंजाइश बची है क्या? लद्दाख में भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। आज जब देश में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है, तो प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि चीन ने हमारी सरजमीं पर कब्जा कैसे किया और 20 सैनिकों की शहादत क्यों हुई। मौके पर आज की स्थिति क्या है? क्या हमारे सैन्य अधिकारी या सैनिक अभी भी लापता है? हमारे कितने सैन्य अधिकारी और सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं? चीन ने हमारे कितने हिस्से पर और कहां-कहां कब्जा कर रखा है? इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार की सोच, नीति और हल क्या है? हम विश्वास दिलाते हैं कि संकट की इस घड़ी में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह हमारी सेना, सैनिकों, सैनिक परिवारों और सरकार के साथ है। मुझे यकीन है कि इस चुनौतीपूर्ण समय में पूरा देश एकजुट होकर दुश्मन का सामना करेगा। मैं प्रधानमंत्री से भी आग्रह करती हूं कि वे देश के सामने आए और संकट की इस घड़ी में सत्य और तथ्यों के आधार पर देश को भरोसा दिलाए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आपने सुना, कई तरह के सवाल उनके मन में जो कि उन्होंने सामने रखे हैं कि प्रधानमंत्री को सामने आकर ये सारे विषय पर जानकारी पूरे देश को देनी चाहिए, और साथ ही ये भी भरोसा दिलाया है कि कांग्रेस पार्टी सभी जवानों, उनके परिवारों और साथ ही सरकार के साथ इस पूरी संकट की घड़ी में खड़ी रहेगी, एकजुट भारतीय होने के नाते। मंजू जी, मैं आपसे यही समझना चाह रही थी, ये देखिए, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी जहां नहीं है वहां पर कैसे डिप्लोमेसी होगी ऐसे समय पर? नहीं, डिप्लोमेसी की तो हमेशा गुंजाइश रहती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और डिप्लोमेसी को भी ये भी देखना होगा कि पास्ट में और हिस्ट्री में क्या हम लोगों ने क्या क्या गलती की हैं, उनसे सीख के अब स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा अपना रिस्पॉन्स। तो आखिर किस तरह से निपटा जाए अब चीन से? मंजू जी, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बात को कंप्लीट करें। आई एम रियली सॉरी। No, it's all right. नहीं, मैं कह रही थी, डिप्लोमेटिक लेवल का जो अप्रोच है वो तो हमेशा ही रहता है, उसकी गुंजाइश हमेशा रहती है, और उनको थोड़ा सा वी मस्ट स्ट्रेटेजाइज एंड उनके जो जैसे ताइवान के इश्यूज पे है और हांगकांग पे है और तिब्बत पे, सब इश्यूज पे हमें थोड़ा सा इंडेक्स उनको देने चाहिए और वो तो हमें जारी रखना चाहिए। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम ये अनफॉर्चुनेट जो डेथ्स हुई हैं हमारे वीर भाइयों की, जो मुझे भी बहुत दुख हुआ सुन के, तो इनका जो जवाब देंगे वो तो जो भी उनका देश का या जो ऑप्शन है वो जरूर उसको यूटिलाइज करेंगे और करना भी चाहिए। और क्योंकि हम लोग हमेशा
कंसिलेटरी जो अप्रोच है हम हमेशा नहीं वो काम करती है, बट साथ में डिप्लोमेटिक जो हमारे स्ट्रैटेजीज हैं और जो हमारे पास अवेलेबल है टूल्स, उनको भी हमें बिल्कुल हमेशा यूज करना चाहिए साथ में, along with any फिजिकल और अदर जो हम कहते हैं। और एक मेरे मन में आ रहा था कि मे बी जब ये बोला जा रहा है कि हमारे जो शहीद हमारे जो जवान जो शहीद हुए हैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाए, तो व्यर्थ नहीं जाना तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये होनी चाहिए कि जहां पर चीन ने हमारी जमीन को हड़प लिया है हम उसको पहले वापस लें। उसका जवाब तो ये होना चाहिए पहले। बिल्कुल बिल्कुल, जवाब को इसमें दिया हुआ है जो बिल्कुल साफ साफ बोलना चाहिए था। पर मैं प्रधानमंत्री का आभारी हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, 56 दिन बाद 56 इंच बोले हैं तो अच्छा ही बोले हैं। और पिछले कल से जो बातें हुई है कि आर्मी को ये छूट दी गई है कि वो अब एक्शन कर सकते हैं अपने हिसाब से सोचते हुए, आज प्रधानमंत्री देश के सामने आए। मैं सोचता अगर यही बात आज से 3 हफ्ते पहले होती शायद हमारे जवानों की शहादत की नौबत ही नहीं आती। चाइना को मैसेज गया है और व्यर्थ ना जाने पे अब मुझे लगता है कि हमें अब इसमें मिलिट्री एक्शन की गुंजाइश नजर आ रही है कि गलवान वैली और पेंगांगसो लेक के ऊपर इनको ये ऐसे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये कोई एक तरह की घुसपैठ नहीं है, ये एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी है। इसके लिए वो 2-3 साल से कोशिश कर रहे होंगे और ये चाइना के प्रेसिडेंट लेवल से ही इंस्ट्रक्शंस होती हैं इस तरह की कि लोकल लेवल पे कोई ब्रिगेड कमांडर या डिव कमांडर इस तरह के डिसीजंस नहीं लेते हैं। तो लोकल लेवल पे इस तरह से 45 साल में नहीं हुआ सर, तो अभी फिर कैसे हो जाता? जैनी साहब, ये देखिए बड़ा मुद्दा यही है कि इतने समय से लगातार इनको बताया जा रहा था, बोला जाता है, इसको मानने में दिक्कत क्या है? कोई गलती हमारी थोड़ी है, चीन कर रहा है ना जो भी कर रहा है। बताइए देश को, लीजिए कॉन्फिडेंस में, बताइए कि देखिए चीन ये हरकत कर रहा है। साक्षी देखिए, ये जो गलवान का एरिया है, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17, 17A और जो पेंगांगसो के ऊपर का जो उत्तरी इलाका है, फिंगर जो बनते हैं, फिंगर 4, 5, 6, 7, 8, इसमें चाइना का बहुत स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। तो जहां कहीं भी वो आ गए हैं वो आसानी से वापस नहीं जाएंगे। आप किसी भी लेवल पे बात कर लेंगे, वो नहीं जाएंगे वहां से। पहले भी एग्जाम्पल हुए हैं कि जहां जहां भी उन्होंने एनक्रोचमेंट किया है, टेप्सांग में किया, उन्होंने चुशुल में किया, उन्होंने जहां जहां भी किया, उन्होंने हॉट स्प्रिंग में किया, वो नहीं गए क्योंकि उनकी ये टैक्टिक्स है सलामी स्लाइसिंग। धीरे धीरे सलामी के माफिक काटते रहो, लेते रहो, फिर बैठ जाओ, फिर 1-2 साल के बाद में फिर काटते रहो और फिर बैठ जाओ। तो ये मैं मानता हूं कि कोई भी विवाद, कोई भी मतभेद हो, उससे बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए। मैं उन डिप्लोमेट से बिल्कुल सहमत हूं कि बातचीत का इलाका खोलिए, लेकिन अभी समय है साक्षी कि चाइना को इसकी कीमत और इसका नतीजा उनको बताना पड़ेगा, किसी भी तरीके से बताइए। बिल्कुल, बातचीत की देखिए गुंजाइश हमेशा होती है, होनी भी चाहिए मंजू जी, लेकिन हमारी ये बातचीत ही तो कहीं हमारी कमजोरी तो नहीं लग रही है चीन को? ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं तो हम इतना कुछ ज्यादा ही सम्मान दे रहे हैं चीन को? अभी इनफ इज इनफ साक्षी, ये बताना जरूरी है कि ये भारतीय फौज 1962 की फौज नहीं है। ये बताना जरूरी है कि जो 72 का जो हमने उनके चने चबवाए थे नथुला में और 400 आदमी मारे गए थे उनके, ये उनको याद दिलाने की बात है। और आज आधुनिक तरीका पे, स्ट्रेंथ, उनकी नफरी पे, हमारी जो हथियार है, हमारी जो वहाँ पे पोजीशन है, हमारे जो मनोबल है, हमारी जो ट्रेनिंग है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, वो कहीं ज्यादा बेटर है उस इलाके में। तो इसलिए अभी चाइना को उसकी कॉस्ट क्या होगी, कितनी कीमत। बिल्कुल, ऐसे में सवाल ये उठता है, क्योंकि मैं मंजू जी से जानना चाहूंगी, एक छोटे से ब्रेक के बाद जानूंगी मैम आपसे, कि ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब ये कहा जा रहा है कि हमको जवाब देने की जरूरत है लेकिन साथ साथ बातचीत भी होनी चाहिए, तो बातचीत ऐसे समय में जब जवाब भी देना है क्या होनी चाहिए? तो चीन को सबक भी सिखाना है। प्रधानमंत्री ने बोला है कि हमारे जवान जो शहीद हुए उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन साथ साथ कूटनीति के तहत बातचीत भी करनी है। तो मंजू जी, ऐसे में बात क्या होनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए अक्रॉस द टेबल उन्हें? जो मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है, व्हाट वी शुड डू इज कि एक तो इनको हम वी शुड कन्विंस देम टू गो बैक
टॉक कि वो वापस जाएं जहां पे पहले थे, जो पहले वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थी उसी पे वापस जाए। और एक पर क्या वो कन्विंस होंगे? वो तो कन्विंस ना होने के लिए ही वहां आए हैं मैम। वो कन्विंस नहीं होना चाहते इसीलिए वो वहां आए हैं। वो पीछे नहीं जाना चाहते इसीलिए वो वहां है। और पीछे जाना चाहते होते तो ये सब होता ही नहीं परसों। मंजू जी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, परिहार साहब से बात करती हूँ इसके लिए मैं, शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच रही। परिहार जी बताइए, मैं इसीलिए ये चीज समझना चाह रही हूँ, ऐसे में बात तो हो लेकिन क्या बात हो, चीन से क्या बात करें अभी? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि आपके पास में कुछ है और मेरे पास में कुछ नहीं है, और मैं कहता हूँ आप छोड़ दीजिए, तो मैं क्यों छोड़ेंगे, आप क्यों छोड़ेंगे? हमारा बातचीत पे एक लेवल होना चाहिए। आज की टर्म्स एंड कंडीशन में उनको गलवान वैली छोड़ना है, उनको पेंगांग त्सो लेक छोड़ना है, बार्गेन के लिए आपके पास में क्या पावर है? कोई पावर नहीं है। और वो इनका ये वेल प्लान स्ट्रेटेजी जनरल जैनी ने बताया है, वेल प्लान स्ट्रेटेजी है, उन्होंने कम से कम 3-4 साल इसके लिए तैयारी की हुई है। तो वो छोड़ने वाले तो है नहीं, बिल्कुल। वो तभी छोड़ सकते हैं तब आप उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हाँ। और उनको कन्विंस कर देंगे कि इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं वो आपको अब जवाब देने के लिए यानी मैं ये समझी, मैं अब अपना सवाल थोड़ा सा चेंज करती हूँ। मंजू जी शायद आपका ईपी निकल गया था, अब मुझे लगता है कि मुझे बात करके परिहार साहब से और जैनी साहब से समझ में आ रहा है। मंजू जी, मतलब ये हुआ कि बातचीत होनी चाहिए लेकिन पहले जवाब दो फिर करो बात। उनको सबक सिखाना एक हाँ, कॉस्ट क्या है कि उनको पहले बताएं तो सही कि हम जो ये भी किया था ये था ट्रेलर। जो साक्षी जी, जो उन्होंने ये घृणात्मक किस्म की कार्रवाई करी है, हाँ। इसका जो नतीजा आ चुका है, नतीजा हाँ। चाइना को जब तक नहीं पता चलेगा ये कार्रवाइयां होती रहेंगी, ये होती रही है। मंजू जी आवाज आ रही है आपको? गए सालों में एक साल में चाइना ने 400 बार उल्लंघन किया है एक्चुअल। हाँ, ये कोई कम फिगर है क्या? ये कम फिगर नहीं है। हाँ। 400 बार मैं आपके घर में आके और बदतमीजी करूं, 400 बार आपके घर और हम हर बार माफ करते रहे, हर बार हम लोग पीठ आगे कर दे कि लो जी छुरा हमारे ऊपर वोट करो तुम। तो हमारी पॉलिसी जो है इतनी पैसिव और इतनी सबमिसिव और इतनी आ मुझे मार और मार ये नहीं होनी। बिल्कुल परिहार साहब, इसका मतलब यही हुआ ना जो मैंने आपकी बात से समझा, जैनी साहब की बात से समझा, जैसे आपने कहा कि बार्गेनिंग पावर हमारे पास होनी चाहिए, बार्गेन करने के लिए पहले एक ट्रेलर तो दिखाओ उन्हें। बिल्कुल। और आप एक बात और मैं कहना चाहूंगा, अक्साई चीन किसका है? पेंगांग त्सो लेक का दूसरा तरफ का हिस्सा किसका है? बिल्कुल। चुशूल के आगे वाला किसका है? तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के परसेप्शन में जब भी हम बात करते हैं तो हमारे हिस्से को उनका मानने की हम क्यों बात करते हैं? यही हमारा परसेप्शन वर्ल्ड ही हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमको अभी एग्रेसिव स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अगर आप वर्ल्ड पावर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी मिलिट्री को वर्ल्ड स्टैंडर्ड का रखना पड़ेगा, उसको एक्शन करने की आपको इजाजत देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो बात एक समझ में आ गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस डिबेट से कम ये बात समझ में आ रही है कि हमको स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ेगा चीन को सबक सिखाने के लिए, उसका इलाज ढूंढते हुए। तो पहली बात तो ये सामने आ गई कि पहले हमें उसको एक ट्रेलर तो दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम टेबल पर बैठ सकते हैं बात करने के लिए।